हेलो गाइस, फिर से मेरे नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जो अभी डीजल पेट्रोल या एलपीजी का जो बोला है बहुत कम यूज करने के लिए, वह क्यों बोला है और इसके पीछे का राज क्या है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो एलपीजी या डीजल पेट्रोल कम यूज करने के लिए बोला है, इसके पीछे का क्या राज है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है। वैश्विक तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे देश के विदेशी मुद्रा कोष पर बोझ पड़ता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से ईंधन का उपयोग कम करने और सार्वजनिक परिवहन या इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने की अपील की है, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके और आर्थिक दबाव कम हो सके। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? बिल्कुल, और जानना चाहते हैं तो थोड़ा और विस्तार में आप बता दीजिए। जरूर, विस्तार से समझते हैं। भारत कच्चा तेल आयात करने वाला एक प्रमुख देश है। वैश्विक तनाव की वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे देश के विदेशी मुद्रा कोष पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल से होने वाला प्रदूषण पर्यावरण के लिए हानिकारक है। प्रधानमंत्री ने लोगों से ईंधन बचाने और अधिक से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा या इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की अपील की है, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके और पर्यावरण को भी बचा सके। क्या आप इनमें से किसी एक विषय पर बारीकियां जानना चाहते हैं? देखिए, अभी तो मतलब कि ये भारत में इलेक्ट्रिक बाइक तो बहुत कम मात्रा में ही चल रहा है। अभी तो मतलब कि जो सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल पर ही बाइक चल रहा है, तो इसका कम कैसे होगा फिर? हाँ, ये बात सच है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स अभी बहुत कम चल रही हैं। इसे बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है, जैसे सब्सिडी देना, रोड टैक्स में छूट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। इसके साथ ही नई तकनीक की वजह से बैटरी की कीमतें कम हो रही हैं और उनकी रेंज भी बेहतर हो रही है। जागरूकता बढ़ने पर भी लोग इन्हें ज्यादा खरीदेंगे। क्या आपको लगता है कि ये उपाय काफी हैं? देखिए, अगर इलेक्ट्रिक बाइक कोई यूज करता है तो वह ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं कर सकता है, जो कि पेट्रोल डीजल पर जो चलता है उस बाइक से आप ज़्यादा दूर का भी सफ़र कर सकते हैं। तो ये सही होगा या गलत होगा? ये आप ठीक कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक्स आमतौर पर छोटी दूरी के लिए बेहतर होती हैं, क्योंकि उनकी रेंज अभी पेट्रोल बाइक्स के मुकाबले कम होती है। पेट्रोल बाइक्स को आप कहीं भी आसानी से रिफ्यूल कर सकते हैं, जिससे लंबी यात्राओं के लिए वे ज्यादा सुविधाजनक होती हैं। हालांकि नई टेक्नोलॉजी की वजह से इलेक्ट्रिक बाइक्स की रेंज लगातार बढ़ रही है। क्या आप कोई खास दूरी ध्यान में रखकर पूछ रहे हैं? मतलब कि जो हमको मान लीजिए 1000 या 2000 किलोमीटर जाना है, तो फिर इलेक्ट्रिक बाइक से हम कैसे जा पाएंगे? हाँ, लंबी या 2000 किलोमीटर की यात्रा इलेक्ट्रिक बाइक से करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए आपको बहुत सावधानी से योजना बनानी पड़ेगी, जैसे रास्ते में चार्जिंग स्टेशनों की पहचान करना और चार्जिंग के लिए अलग से समय निकालना। पेट्रोल बाइक में तो आप कुछ मिनटों में फ्यूल डलवा कर निकल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज होने में काफी समय लगता है। अगर आप लंबी यात्राओं के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आपको किसी लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक बाइक या फिर पेट्रोल बाइक पर ही विचार करना पड़े। क्या आप कोई खास उद्देश्य ध्यान में रखकर पूछ रहे हैं? तो देखिए, पेट्रोल का तो हो गया, एलपीजी का जो कम उपयोग करने के लिए बोला गया है, यह किस पर मतलब कि जो क्या सोच करके बोला गया है जो एलपीजी का कम उपयोग करें? एलपीजी का उपयोग कम करने के पीछे भी वही कारण है, विदेशी मुद्रा बचत और आर्थिक दबाव कम करना। भारत एलपीजी का काफी बड़ा आयात करता है और वैश्विक तनाव की वजह से इसकी कीमतें और आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। सरकार चाहती है कि लोग बिजली के चूल्हे, पाइप नेचुरल गैस या बायोगैस जैसे दूसरे विकल्पों को अपनाएं, ताकि हम आयात पर कम निर्भर रहें और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। क्या आप किसी खास विकल्प के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आपको लगता है अगर घोषणा करने से मतलब कि जो हमारा ये जो है कम हो पाएगा? घोषणा करने से लोगों के बीच जागरूकता तो बढ़ती है, जिससे व्यवहार में बदलाव आ सकता है। हालांकि ये बदलाव कितना और कितनी तेजी से होगा, ये कई कारकों पर निर्भर करता है। इसमें वैकल्पिक उत्पादों की उपलब्धता, उनकी कीमतें और सरकारी प्रोत्साहन भी शामिल है। सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं कर रही है, बल्कि सब्सिडी देने और चार्जिंग सुविधाएं बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है। क्या आपको लगता है कि इन उपायों से लंबे समय में मदद मिलेगी? सब्सिडी तो एलपीजी लेते वक्त भी सरकार मतलब देता है, तो अब उसका क्या मतलब है जो सब्सिडी देने से जनता या कोई व्यक्ति मतलब कि जो इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो जाएगा? ये एक अच्छा सवाल है। एलपीजी पर सब्सिडी देने का मकसद उसे वहनीय बनाना और पारंपरिक चूल्हों के इस्तेमाल को कम करना था, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने के पीछे मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करना और जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता कम करना है। सरकार ये प्रोत्साहन इसलिए दे रही है ताकि लोग शुरुआती कीमत का बोझ कम समझें और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में ज्यादा रुचि दिखाएं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के प्रोत्साहन लंबे समय में प्रभावी हो सकते हैं? तो देखिए, आप ही बताइए, जो मतलब इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट होना सही होगा 24/7 टाइम
इलेक्ट्रिक उपलब्ध रहता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक पर मतलब शिफ्ट होना सही होगा या गैस पर ही सही है? देखिए, ये तय करना थोड़ा मुश्किल है कि इलेक्ट्रिक या गैस कौन सा बेहतर है। ये आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है। अगर आपके पास नियमित बिजली की आपूर्ति है और आप छोटी दूरी की यात्रा करते हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन आपके लिए ज्यादा किफायती हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत लंबी यात्राएं करनी है या बिजली की समस्या है तो पेट्रोल डीजल वाहन अभी भी एक भरोसेमंद विकल्प बने हुए हैं। क्या आप अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, जिससे मैं और बेहतर सलाह दे सकूं? ये हम अभी बाइक की नहीं, हम अभी घरेलू जो एलपीजी रहता है हम उस पर मतलब कि विचार करने के लिए बोल रहे हैं आप। घरेलू एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी का मकसद उसे लोगों के लिए किफायती बनाना और प्रदूषण कम करना था। लेकिन भारत अपनी एलपीजी खपत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिससे देश के विदेशी मुद्रा कोष पर दबाव बढ़ता है। सरकार चाहती है कि लोग इलेक्ट्रिक चूल्हे या पाइप नेचुरल गैस जैसे दूसरे विकल्पों को अपनाएं, ताकि हम आयात पर कम निर्भर रहें और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। क्या आप इलेक्ट्रिक कुकिंग के फायदों के बारे में जानना चाहते हैं? एक दिन में हमारे भारत में कितना मतलब कि जो एलपीजी मतलब कि आता है? भारत की रोजाना एलपीजी खपत लगभग 80,000 टन के आसपास है, जिसमें से करीब 60% आयात करना पड़ता है। बाकी जरूरत देश के रिफाइनरियों से पूरी की जाती है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, जैसे कि आयात किन देशों से होता है? हाँ, तो आयात किन देशों से होता है और मतलब कि जो भारत में जो रिफाइनरी होता है ये कहाँ से होता है, ये भी बता दीजिए। भारत ज्यादातर एलपीजी खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत से आयात करता है। कुछ मात्रा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी आती है। भारत में एलपीजी का उत्पादन पेट्रोलियम रिफाइनरियों में होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इसके अलावा इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां भी कई रिफाइनरियां चलाती हैं। क्या आप किसी खास रिफाइनरी के बारे में जानना चाहते हैं? ये जो पेट्रोल या डीजल है ये कितना खपत है हमारे बारे में भारत में प्रतिदिन का? भारत में पेट्रोल और डीजल की खपत बहुत ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक देश में रोजाना लगभग 15.5 करोड़ लीटर पेट्रोल और करीब 30.8 करोड़ लीटर डीजल की खपत होती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये खपत किन क्षेत्रों में ज्यादा होती है? हाँ बताइए, किन क्षेत्रों में ये खपत ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा खपत ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होती है। पेट्रोल की लगभग 99% खपत ट्रांसपोर्ट में ही हो जाती है, जिसमें दोपहिया वाहन और कारें प्रमुख हैं। डीजल का इस्तेमाल ट्रकों, बसों, रेलवे और कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होता है। क्या आप किसी खास वाहन या उद्योग के बारे में जानना चाहते हैं? तो अभी जो मतलब कि हमारे पीएम जी घोषणा किए थे इसका कम उपयोग करने के लिए, तो उसके बाद इस पर क्या असर पड़ा? इसका कम उपयोग हुआ या ज्यादा ही हो गया? प्रधानमंत्री की अपील के बाद कई लोगों ने ईंधन बचाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना या इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना। कुछ जगहों पर पेट्रोल और डीजल की मांग में थोड़ी कमी भी देखी गई है। हालांकि ये असर बहुत बड़ा और तुरंत नहीं था, क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतें बहुत बड़ी हैं। क्या आप किसी खास क्षेत्र या उद्योग पर पड़े प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं? कहाँ पर मतलब कि इसका आयात कम किया गया है, ये भी बता दीजिए। देखिए, आयात में कमी जो है वो केवल प्रधानमंत्री की अपील पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये वैश्विक तेल बाजारों, कीमतों और सरकारी नीतियों पर भी बहुत कुछ तय होता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया है, क्योंकि वहाँ पर तेल सस्ते में मिल रहा था। इसकी वजह से सऊदी अरब और इराक जैसे पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं की हिस्सेदारी थोड़ी कम हुई है। क्या आप किसी खास समय सीमा या देश के बारे में आंकड़े देखना चाहते हैं? अभी जो कहीं बाहर देश से हमारे देश में मतलब कि पेट्रोल, डीजल या कुछ भी आता है तो उसका क्या मतलब की रेट है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें और आयात में लगने वाले करों की वजह से पेट्रोल और डीजल का रेट लगातार बदलता रहता है। मई 2026 में दिल्ली में पेट्रोल का दाम लगभग 102 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम लगभग 95 रुपए प्रति लीटर के आसपास था। क्या आप किसी खास शहर या तारीख का रेट जानना चाहते हैं? देखिए, हम मतलब कि जो बिहार में खास करके बात कर रहे हैं, तो बिहार में इसका रेट क्या है, क्या हो जाता है, और कहीं अदर देश से जो मंगवाता है तो वहाँ देश पर क्या मतलब कि इसका कर लगता है? बिहार में पेट्रोल और डीजल का रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और राज्य सरकार के वैट की वजह से बदलता रहता है। आज यानी 25 मई 2026 को पटना में पेट्रोल लगभग 113 रुपए 37 रुपए प्रति लीटर और डीजल लगभग 99 रुपए 36 रुपए प्रति लीटर के आसपास था। जहां तक आयात करों का सवाल है, भारत सरकार पेट्रोल और डीजल पर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और कई तरह के उपकर जैसे सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर लगाती है। क्या आप किसी खास कर के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? तो अभी मतलब कि जो लग रहा है, जो अभी पेट्रोल डीजल का मतलब कि जो दाम में वृद्धि हुआ है, तो ये वृद्धि मतलब कि कैसे हो? प्रधानमंत्री और डीजल के दामों में वृद्धि मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण हुई है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और आपूर्ति संबंधी चिंताओं की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारें काफी अस्थिर रही हैं। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से भी आयात महंगा हो गया है। भारत जो है वो अपनी कच्चा तेल आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में होने वाले उतार चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है। क्या आप और कुछ जानना चाहते हैं इस बारे में?
तो बिल्कुल जानना चाहता है। तो अभी जो मतलब कि ये एलपीजी जो है इसका भी मतलब कि जो रेट बता दीजिए आप। ठीक है, बिहार में 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम लगभग 1002 रुपए 50 पैसे के आसपास है। कमर्शियल 19 किलोग्राम सिलेंडर का दाम थोड़ा ज्यादा है, लगभग 3346 रुपए 50 पैसे के करीब। क्या आप किसी खास शहर या सिलेंडर के प्रकारों के बारे में जानना चाहते हैं? हम खास करके बिहार के बारे में जानना चाहता हूँ कि बिहार में इसका क्या रेट है। आज यानी 25 मई 2026 को बिहार के पटना में 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम लगभग 1002 रुपए 50 पैसे के आसपास है। अलग अलग शहरों में रेट थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, जैसे गया और भागलपुर में करीब 1010 रुपए 50 पैसे। क्या आप किसी खास शहर या सिलेंडर के बारे में जानना चाहते हैं? तो यहाँ मतलब कि जो 1002 है वहाँ 1005 है, इसके मतलब बीच में क्या डिफरेंस है जो इतना दाम का आगे पीछे है? दामों में अंतर का मुख्य कारण लोकल टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन लागत और डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन है। अलग अलग शहरों में गैस पहुंचाने का खर्च बराबर नहीं होता और लोकल टैक्स भी अलग अलग हो सकते हैं। क्या आप इन कारकों में से किसी एक के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? नहीं, अभी फिलहाल हमको तो विस्तार में नहीं चाहिए। तो मतलब कि आपसे लास्ट में मतलब कि सारा सारांश आप एक वर्ड में बता दीजिए जो सुनने में अच्छा लगे। अभी हम जितना आपसे बात किए सब अगर एक शब्द में कहें तो मुख्य लक्ष्य है भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और प्रदूषण कम करना। इसके लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों को बढ़ावा दे रही है। क्या आपको ये सारांश ठीक लगा? तो हम मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट डे। तो आज यहीं तक। जी बिल्कुल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगली बार जब आप बात करना चाहें तो बेझिझक पूछिएगा। तब तक के लिए विदा।